हेलो, आज हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, उनके थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1856 to 1939। Sigmund Freud was an Austrian neurologist and the father of psychoanalysis। फादर ऑफ साइकोएनालिसिस किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। Psychoanalytic theory is a theory of personality that says our behavior is mainly influenced by unconscious thoughts, childhood experiences and inner conflicts। इनका मानना है कि हमारा जो भी बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो उनके अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस थॉट हमारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी दबा होता है वो थॉट और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन में हमें जो भी अच्छा बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव होता है, दबा हुआ होता है। एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स अंदर जो संघर्ष चल रहा होता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, आपको दो चीज़ चाहिए लेकिन आपको कहा जाए नहीं, तुम्हें दो में से कोई एक ही चूज़ करना होगा। उस टाइम पे आपको दोनों ही चाहिए था लेकिन आपको कहा गया है कोई एक चूज़ करो, तब आपके दिमाग में संघर्ष उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जिसको इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। आपको कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा। साइको एनालिटिक थ्योरी इसी का बात करता है, मेनली अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। वाई डिड फ्रॉइड डेवलप दिस थ्योरी? इन्होंने ये थ्योरी क्यों डेवलप किया, क्यों इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दिया, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न पहले पढ़ते हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख रखा है। फ्रॉइड नोटिस दैट, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनके पास पेशेंट्स आते थे। फ्रॉइड नोटिस दैट many patients had फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। उनके पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आते थे उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनको फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स थे, बट डॉक्टर्स कुड नॉट फाइंड एनी फिजिकल डिजीज़। डॉक्टर को किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता था, किसी भी फिजिकल बीमारी का। जैसे कोई सिम्टम्स बता रहा है, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बॉडी के इस एरिया में, तो डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट में मिलता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उस वजह से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उनके केस में क्या था, बीमारी का पता नहीं चलता था, फाइंडिंग्स में किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, कोई डिजीज़ नहीं डिटेक्ट होता था। तो उसके बाद उन्होंने बिलीव किया, ही बिलीव्ड द रियल कॉज वाज हिडन इन द अनकॉन्शियस माइंड। उन्होंने फिर सोचा क्या, उन्होंने बिलीव किया और उन्होंने बाद में प्रूफ भी किया इस चीज़ को कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी हिडन हमारा थॉट होता है, हमारा डिज़ायर होता है, हमारा बचपन में का जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, वो सारा अनकॉन्शियस माइंड में सेव्ड होता है और उसी का रिजल्ट होता है फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अ पर्सन इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स बट डज नॉट नो वाई। क्योंकि कोई आदमी है जो डॉग से डर रहा है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए आप डॉग से क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है, तो वो नहीं बता पाएगा। और वो क्यों नहीं बता पाएगा? फ्रॉइड वुड से द फियर में कम फ्रॉम अ फॉरगॉटन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस माइंड। वो इसलिए नहीं बता पाएगा, इनके अकॉर्डिंग, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, कि वो भूल चुका है, बचपन का एक्सपीरियंस है उसका जो स्टोर्ड है, सेव है अनकॉन्शियस माइंड में, जिसका सिर्फ रिफ्लेक्शन वो शो कर रहा है लेकिन रीज़न कॉज वो भूल चुका है। सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड का स्ट्रक्चर दिया है, उसको समझते हैं आगे। आपको कॉज समझ में आ गया होगा कि उन्होंने ये थ्योरी क्यों डेवलप किया। द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इन्होंने माइंड का स्ट्रक्चर बताया है जिसका 3 पार्ट है। फ्रॉइड बिलीव्ड दैट द माइंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन्होंने बिलीव किया कि 3 पार्ट में हमारा माइंड डिवाइडेड है। प्रीकॉन्शियस माइंड,
कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। सो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक आइसबर्ग है, बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, जो ज़्यादा भाग आप देख सकते हैं पिक्चर में पानी में डूबा हुआ है, और थोड़ा सा भाग पानी से ऊपर है, और थोड़ा सा लाइट ग्रे है जो प्री कॉन्शियस माइंड है। ये तीनों पार्ट है। पहला है कॉन्शियस माइंड जो सरफेस में है, ये सरफेस है, सरफेस से ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ये कॉन्शियस माइंड है, और यहाँ पे जो सरफेस से थोड़ा सा और नीचे तक है ये प्री कॉन्शियस माइंड है, और ये बहुत बड़ा एरिया जो पूरा यहाँ से यहाँ तक पानी में डूबा हो ये अनकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा माइंड का ज़्यादा बड़ा भाग अनकॉन्शियस माइंड ही है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ स्टोर्ड रहता है, हमारा सारा अच्छा बुरा सारा इमोशन सब उसमें स्टोर्ड रहता है, स्टोर मीन्स सेव रहता है, जमा रहता है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ईड, सबसे बड़ा एरिया ईड का भी है। सो आगे हम ईड पढ़ेंगे, ईगो पढ़ेंगे एंड सुपर ईगो पढ़ेंगे। उसके बाद उससे पहले कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को समझेंगे। सो सरफेस से ऊपर का एरिया कॉन्शियस माइंड, सरफेस से थोड़ा नीचे तक प्री कॉन्शियस, और उसके बाद का पूरा हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको डिफ़िकल्ट होता है टू रिट्राइव मटेरियल्स। रिट्राइव नहीं कर सकता आदमी कॉन्शियसली। कॉन्शियस माइंड उसको कहते हैं जिससे इंसान अवेयर होता है, एंड प्री कॉन्शियस माइंड उसको कहते हैं जिससे आप भले ही अभी अवेयर नहीं हैं, लेकिन आप बिना सोचे अगर कोई आपसे सवाल करे तो इमीडिएटली आप जवाब दे सकते हैं। वो प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है, आपकी इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम अगर कोई पूछ रहा है, आप बिना सोचे फटाफट बोल दीजिएगा। आपके स्कूल के नाम फटाफट आप बोल सकते हैं। आपके पास कौन सा डिग्री है आप बता सकते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं ये आप बता सकते हैं। कितने भाई बहन हैं ये आप बता सकते हैं। ये प्री कॉन्शियस माइंड है हमारा। एंड अनकॉन्शियस माइंड जो हम लोग बस बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि ये हमने जो बिहेव किया है ये क्यों किया है, इसका रीज़न पता नहीं होता है। सो आगे पढ़ते हैं। दिस आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स द 3 levels ऑफ माइंड। यस, 3 levels ऑफ माइंड। ये कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इसका भी 3 है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ओके, 3 levels of mind. The part of the iceberg visible above the surface is the conscious mind. जो visible है surface के ऊपर वह conscious mind है. The just below the surface is the preconscious mind. Everything that is not yet part of the conscious mind, जो अभी conscious mind का part नहीं है, वो है preconscious mind, और just below the surface of this iceberg ये है preconscious mind. And next, hidden deep below the surface is the unconscious mind, feelings, memories, thoughts and urges that cannot be easily brought into consciousness. It is completely in the unconscious mind. Yes, unconscious mind को हम लोग easily नहीं ला सकते हैं, conscious में नहीं ला सकते हैं, और इड जो है ये कंप्लीटली अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है इड। सो आगे पढ़ते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है इसको समझ लेते हैं फटाफट से। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग यू आर अवेयर ऑफ राइट नाउ। राइट नाउ, अभी आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अवेयर हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है। मेरे आसपास एक्चुअली बाहर काम हो रहा है, सो उसका भी आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। सो मैं इससे अवेयर हूँ क्या हो रहा है अभी राइट नाउ, ये कॉन्शियस माइंड है। एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग नाउ, यू आर हियरिंग नाउ, फीलिंग हैप्पी एट्सेट्रा, ये सारा अभी राइट नाउ का बात हो रहा है, प्रेजेंट का बात हो रहा है, ये कॉन्शियस माइंड है। प्री कॉन्शियस माइंड, इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इन योर अवेयरनेस नाउ, ये हमारे अभी अवेयरनेस में नहीं है बट कैन ईजीली बी रिमेंबर्ड। एग्जाम्पल, योर स्कूल फ़ोन नंबर, बेस्ट फ्रेंड्स नेम्स एट्सेट्रा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था आपको।
यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम नाउ बट यू कैन रिमेंबर देम इमीडिएटली। अभी आपसे पूछा और आपने तुरंत जवाब दे दिया, ये प्री कॉन्शियस माइंड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो सबसे बड़ा हिस्सा है, दिस स्टोर्स, ये क्या स्टोर करता है? फॉरगॉटन मेमोरी। फॉरगॉटन मेमोरी मीन्स बचपन में या कोई भी ऐसा पेनफुल सिचुएशन को हम भूल चुके हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड में सेव होता है। रिप्रेस्ड विशेस मीन्स ऐसा विशेस जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं सोसाइटी के सामने या किसी के सामने, वैसा विशेस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक जिससे हमें पेन, जिसको याद करके हमें पेन मिले, वो बहुत ही ट्रॉमा से गुजरने वाला जो टाइम रहा होगा, वो सेव कहाँ रहता है? अनकॉन्शियस माइंड में। प्रिमिटिव डिज़ायर मीन्स होता है मूलभूत डिज़ायर, जैसे जो जन्म से रहता है, खाना पीना सोना एट्सेट्रा। सेक्सुअल विशेस एंड एग्रेसिव इम्पल्सेस, ये सारा हमारा अनकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है। हम हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते हैं इसको, और एक्सप्रेस करते भी हैं तो उसका रीज़न हमें पता ही नहीं चलता है ये हो क्यों रहा है। सो दिस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर विदाउट आवर नॉलेज। विदाउट आवर नॉलेज यहाँ लिखा है ना, हमें पता ही नहीं होता है हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। हम या फिर कोई, आप देखेंगे सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसा बिहेव करते हैं और उनको उसका रीज़न पता नहीं होता है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है, अ पर्सन सडनली बिकम्स एंग्री विथ अ टीचर। फ्रॉइड may say the anger is actually toward someone else but has been pushed into the unconscious। ये कोई आदमी है जो सडनली गुस्सा दिखा रहा है टीचर पे। फ्रॉइड का मानना है कि ये जो एंगर है ये एक्चुअली किसी और का गुस्सा किसी टीचर पे निकाला जा रहा है और ये अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू पुश किया जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कोई आदमी है, वो काम कर रहा है ऑफिस में और उसके किसी गलती पे उसके बॉस ने उसको डांटा और वो अपना गुस्सा अपने बॉस पे तो दिखा नहीं सकता है, तो वो अपना गुस्सा कहाँ दिखाएगा? उसके मन में अभी भी बैठा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड में वो गुस्सा है, और वो उसके घर पे जाएगा, सेफ जगह, उसके बच्चे, उसकी वाइफ या कोई भी हो सकता है, वहाँ पे जाके वो अपना गुस्सा दिखाएगा, कोई अच्छा बात भी बोलेगा, कुछ भी सुन के उसका मूड तो पहले से ही ख़राब है, तो वो जो उसके मन में जो सप्रेस उसने कर रखा था अपने इमोशन एंगर वाला, वो कहाँ निकालेगा? वो निकल जाता है बाय मिस्टेक फैमिली मेम्बर पे या सेफ प्लेस पे, आप कह सकते हैं। सो ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है? ये ड्राइव हो रहा है अनकॉन्शियस माइंड से। सो हमारा नेक्स्ट है, आपको ये समझ में आ गया होगा अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट। साइकिक डिटर्मिनिज्म, ये क्या है? साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या है? फ्रॉइड बिलीव्ड नथिंग हैपेंस बाय चांस। सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं, वो बिलीव करते हैं कि इंसान का कुछ भी जैसा भी बिहेवियर हो ना, बिना रीज़न का कुछ नहीं होता और बाय चांस कुछ नहीं होता, एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता, सबके पीछे कारण रहता है। सो आगे से कोई आपको बोले ना कि गलती से मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया, तो जो गलती से निकला होता है ना, याद रखना वही सच है। एवरी थॉट्स, ड्रीम्स, मिस्टेक और एक्शन हैज़ अ साइकोलॉजिकल कॉज। जितना भी हमारा थॉट है, मिस्टेक से, गलती से नहीं होता, गलती भी अनकॉन्शियस माइंड में जो भी सेव्ड है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, वो गलती से नहीं होता है, वो गलती से बाहर निकल जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है हमारा जो दबा हुआ जो भी थॉट, डिज़ायर, वॉट एवर एक्शंस हैज़ साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज होता ही होता है उनके अकॉर्डिंग। इफ़ यू एक्सीडेंटली कॉल योर टीचर मॉम, अगर आप एक्सीडेंटली अपने टीचर को मॉम बुलाते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते हैं, फ्रॉइड वुड से इट इज़ नॉट जस्ट अ मिस्टेक, it reflects unconscious thought. This is called a Freudian sleep. Freudian sleep इसको बोला जाता है कि बाय मिस्टेक नहीं हुआ, आप टीचर को किसी बच्चे ने बोल दिया मॉम, तो इसका अनकॉन्शियस थॉट रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर, तो इसको फ्रॉइडियन स्लीप बोला गया, इसको टंग स्लीप, लिप स्लीप ये बोला जाता है। सो अब हम आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी।
सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जो स्ट्रक्चर जो हमने इसमें देखा था आइसबर्ग में, हमने सिर्फ अभी कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पढ़ा, अब इड, ईगो, सुपर ईगो को पढ़ते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में पहला नंबर पे है इड, ID, इड। इड क्या है? द इड इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इड क्या है? इड जन्म से प्रेजेंट होता है हर इंसान में। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर मीन्स खुद का खुशी, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट डज नॉट केयर अबाउट रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस। ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा उसका एक्शन का, इसका कोई केयर नहीं करता है। रूल क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बस प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इड हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करता है, इसको कॉन्सिक्वेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? अ हंग्री बेबी क्राइज इमीडिएटली बिकॉज इट वांट्स मिल्क। बच्चे को इमीडिएटली दूध चाहिए, वो रोना स्टार्ट कर देगा। और जब तक आप उसको दूध नहीं दीजिएगा, उसको कोई मतलब नहीं है आप काम कर रहे हैं, बिजी है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ा देर वेट कर लो, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। और जब तक आप दूध नहीं दीजिएगा तब तक वो चिल्ला चिल्ला के पूरा घर अपने सर पे उठा लेगा। सो इसका कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है, कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये जन्म से प्रेजेंट होता है हर किसी में। ओके, एंड कॉन्शियस, सॉरी अनकॉन्शियस होता है ये। एंड आपने देखा होगा आइसबर्ग में सबसे बड़ा पार्ट होता है इड का ही। एंड प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, अभी नीड है मुझे तो मुझे अभी ही चाहिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आप आपके पास क्या रूल है, आप बिजी हैं, आपका क्या सिचुएशन, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको इमीडिएटली सेटिस्फेक्शन चाहिए, मीन्स चाहिए, क्योंकि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे ईगो। ये ईगो क्या होता है? द ईगो डेवलप्स अराउंड 6 months to 3 years। 6 महीना से लेके 3 साल तक डेवलप हो जाता है। डील विथ रियलिटी, मोस्ट कॉन्शियस एंड रेशनल एंड लॉजिकल। इट वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। द ईगो आस्क्स इज दिस पॉसिबल। सो ईगो क्या करता है? ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये लॉजिक को समझता है और लॉजिक के हिसाब से ही इस सिचुएशन को डील करता है, डिसीजन लेता है कि ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, ये बताता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई उसका क्या कहते हैं ना, कॉन्शियस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता है इड का। बट ईगो का है। ईगो हमेशा कॉन्शियस होगा, रेशनल होगा एंड लॉजिकल होगा। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट ईगो ऑलवेज वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल एंड इज ईगो ऑलवेज आस्क इज दिस पॉसिबल नाउ। एग्जाम्पल क्या है इसका? यू आर हंग्री ड्यूरिंग एन एग्जाम। इफ यू आर हंग्री ड्यूरिंग एन एग्जाम, id says eat, whatever happened we'll see later, but ego says कि no, first finish the exam and then eat। ईगो हमारा यही बोलेगा ना, पहले एग्जाम खत्म करो उसके बाद लिख लेना, सॉरी उसके बाद खा लेना, भूख लगा है तो। लेकिन इड को उससे कोई मतलब नहीं है, वो पहले खाना है, उसका नीड है पहले खाना खाना, वो खाना ही खाएगा। लेकिन ईगो वो नहीं करता, ईगो डिसाइड करता है कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म करके हम खाना खा सकते हैं। सो ईगो को इसलिए डिसीजन मेकर भी कहा गया है। डिसीजन मेकर कौन है? ईगो सुपर ईगो में से, तो ईगो होगा इसका आंसर। ईगो क्या करता है? बैलेंस करता है। ईगो बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, इन दोनों के बीच में बैलेंस का काम कौन करता है? ईगो, क्योंकि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉजिकली थिंकिंग करता है। सो सुपर ईगो समझते हैं। ईगो समझ में आ गया होगा आपको। सुपर ईगो क्या है? मोरल सेंटर। सुपर ईगो को मोरल सेंटर कहा जाता है। इट वर्क्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल। इट रिप्रेजेंट्स morals, values, rules, right and wrong. Example, you find 500 on the road. It says keep it. So super ego says return it. And ego decides the most realistic action. सुपर ईगो मोरल सेंटर पे काम करता है। इसमें हमारे पास रूल्स होता है, मोरल वैल्यूज़ होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब
वैल्यूज़ हमें मोरल वैल्यू कौन सिखाता है? सुपर ईगो। सपोज़ आपको 500 रुपया मिला है रोड पे, हमारा ईड बोलेगा इसको रख लो, सुपर ईगो बोलेगा रिटर्न कर दो, एंड ईगो बोलेगा, ईगो डिसाइड करेगा, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेता है वो, लॉजिकली थिंकिंग करने में हेल्प करता है वो, इसीलिए इसको डिसीजन मेकर कहा गया। तो ईगो क्या करेगा? वो रियलिस्टिक एक्शन लेगा, उस टाइम के हिसाब से जो सही होगा वो डिसीजन लेगा। तो दोनों ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस का काम ईगो करता है, और सुपर ईगो हमारा मोरल वैल्यू सिखाता है हमें, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना। जैसे कोई बड़े लोग हैं, वो आपको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ कितना भी आपको कुछ भी कर रहे हैं, आपको नहीं रिप्लाई नहीं देना उनको, ठीक है। सो ये होता है, ये मोरल वैल्यू सिखाता है हमें सुपर ईगो। सो नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी को समझ लेते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी क्या है? मान लीजिए ईड, ईगो, सुपर ईगो तीनों भाई बहन हैं और तीनों फाइटिंग कर रहे हैं, और उस फाइटिंग के दौरान जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, ऑब्वियसली फाइटिंग के दौरान तो कोई खुश तो होता नहीं है, टेंशन ही होता है। तो उस सिचुएशन में जो फील करते हैं हम, उसी को कहते हैं एंजाइटी। ओके, व्हेन द id, ego and super ego fights with each other, the person experiences anxiety. Okay, example, you want to cheat in an exam, ओके, एंड ईड बोलेगा चीटिंग कर लो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं एग्जाम में चीटिंग करना, तो हमारा ईड हर किसी के अंदर जन्म से होता है, वो कहेगा चीटिंग कर लो। सुपर ईगो बोलेगा नहीं, चीटिंग इज़ रॉन्ग, वो सीधा बोलेगा, वो सिचुएशन को नहीं देखेगा, वो सीधा बोलेगा सही और गलत, मोरल वैल्यू बताएगा वो, तो ये बोलेगा ये रॉन्ग है। लेकिन ईगो क्या बोलेगा? ईगो रियलिस्टिक थिंकिंग करेगा, लॉजिकली थिंक करेगा, उसके बाद बताएगा इफ़ आई चीट आई मे गेट कॉट। उसको डर है कि अगर हम चीटिंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो बीच का रास्ता चूज़ करेगा। वो फिर से देखिए बैलेंस कर रहा है ईड और सुपर ईगो के बीच में, तो बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो ईगो होता है। ओके, दिस कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स एंजाइटी। और ये जो कन्फ्लिक्ट्स जो हमारे दिमाग में चल रहा है, पैदा हो रहा है संघर्ष, चीटिंग करना है, एक बोल रहा है चीटिंग कर लो, एक बोल रहा है नहीं करो, और एक बोल रहा है अगर करोगे तो पकड़ी जाओगे, ये जो ब्रेन में जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, ये है एंजाइटी, ठीक है। और सिगमंड फ्रॉइड ने एंजाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो 3 पार्ट्स है। नंबर 1 में है रियलिटी एंजाइटी, मीन्स रियलिस्टिक एंजाइटी। नंबर 2 में न्यूरोटिक एंजाइटी, एंड नंबर 3 में है मोरल एंजाइटी। सो रियलिटी एंजाइटी में क्या है? फियर ऑफ रियल डेंजर। फियर ऑफ रियल डेंजर मीन्स एग्जाम्पल, फियर ऑफ ए स्नेक। ऑब्वियसली ये रियल डेंजर है ना, स्नेक अगर किसी के सामने में सडनली आ गए तो कोई भी आदमी डर जाएगा, एंजाइटी होगा हमारे दिमाग में, सांप कहीं काट लिया तो ये है रियल एंजाइटी। एंड नंबर 2 में न्यूरोटिक एंजाइटी, जिसमें फियर दैट द इड्स इम्पल्सिस विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे पास जो इड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो जैसे एग्जांपल, अ पर्सन फियर्स दे में लूज कंट्रोल ऑफ देयर एंगर। वो बहुत गुस्सैला आदमी है, वो कंट्रोल किया है लेकिन उसको डर लग रहा है कहीं हम अपना आउट ऑफ मतलब कंट्रोल खो ना दे, न्यूरोटिक एंजाइटी। एंड नंबर 3 में है मोरल एंजाइटी, मीन्स फीलिंग गिल्टी फॉर डूइंग समथिंग अगेंस्ट योर मोरल वैल्यूज़। जैसे हम लोग, हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया है मोरल वैल्यू सिखा सिखा के, कि कोई कितना भी आपको बड़े एज में है, तो कोई कितना भी टॉर्चर करे, भला भला बुरा बोले, आप रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोलिएगा। अगर आपने रिप्लाई में कुछ कहा, ठीक है, क्योंकि हमें बचपन से हमारे अंदर डाला गया है ये भर भर के कि ये मोरल वैल्यू के खिलाफ है, किसी के साथ बदतमीज़ी करना, यह सच में ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सो इसके बाद लेकिन गिल्ट हो जाता है ना, बाद में गिल्ट होता है, और यही गिल्ट है मोरल एंजाइटी, कि हमने जो मोरल वैल्यू जो बना रखा था, हमने एक लाइन को फिक्स कर रखा था, उस लाइन को हमने क्रॉस किया, और उसके बाद हमें एंजाइटी जो फील हो रहा होता है, ये होता है मोरल एंजाइटी। छोटे बच्चों को ले सकते हैं ना, अब छोटे एग्जाम्पल, फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइंग, यस, छोटे बच्चे, अब उनको सिखाया गया है कि घर में पेरेंट्स से ही अपने लोगों से झूठ नहीं बोलते हैं, और वो कोई बात छुपा लिया, झूठ बोल रहा है, और आप पकड़ लिया, बच्चे को डांट रहे, वो बच्चा गिल्ट में चला जाएगा कि मैंने मोरालिटी के ठीक ऑपोजिट काम किया है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ एंजाइटी, रियल, न्यूरोटिक एंड मोरल।
सो चलिए यदि हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, सिगमंड फ्रॉइड ने स्टेजेस दिया है साइकोसेक्सुअल, एंड डेफिनेशन है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस are the 5 stages of personality development processed by Freud. He believed that libido, psychic energy, focuses on different body parts, erogenous zone at each stage. If the conflict at a stage is resolved successfully, the child develops a healthy personality. If not, fixation may occurs. इन्होंने जो स्टेजेस दिया है उसमें बताया है कि इसका जो इरोजेनस जोन है हर एक स्टेज में, ठीक है, उस टाइम में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है हर एक स्टेजेस में, अब वो अगर सॉल्व हो गया तो सक्सेसफुल पर्सनालिटी होगा, डेवलपमेंट होगा बच्चे का, और अगर नहीं हुआ तो फिक्सेशन हो जाएगा और वो फिक्सेशन दिखाई देगा बड़े होने के बाद भी। सो फर्स्ट इसका स्टेज है ओरल, सेकेंड है एनल, एंड थर्ड है फॉलिक, एंड फोर्थ है लेटेंसी, एंड फिफ्थ है जेनाइटल। सो ओरल स्टेज जन्म से लेके 1 या 1.5 साल, 1.5 मीन्स 1 साल 6 महीना, और 1.5 का ठीक 1.5 प्लस 1.5 3, तो मीन्स 1.5 से 3 साल एनल स्टेज, एंड 3 से 6 फॉलिक स्टेज, एंड लेटेंसी स्टेज हो गया 6 से लेके 12 साल तक बोल सकते हैं, एंड जेनाइटल अबव प्यूबर्टी एज मीन्स 12 प्लस से होता है। सो इसका इरोजेनस जोन है, ओरल स्टेज का है इरोजेनस जोन माउथ। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है वीनिंग, वीनिंग मीन्स दूध को छुड़ाना बच्चे को, स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। एंड एनल स्टेज में होता है जो 3 साल तक होता है, इसमें एनस होता है, एनस मीन्स इसमें होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, एंड फॉलिक में होता है जेनाइटल जिसमें ऑडिपस, ऑडिपस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में जो लड़का अपनी माँ के प्रति ज़्यादा प्यार दिखाता है और लड़की है अपने पापा के प्रति, पापा को ज़्यादा पसंद करती है। और इसी स्टेज में लास्ट का फॉलिक स्टेज के लास्ट में मीन्स 3 से 6 है ना, तो 6 से ऊपर ले सकते हैं, 6 से थोड़ा पहले, उस टाइम में आइडेंटिफिकेशन भी होता है, मीन्स उसमें बच्चे रोल मॉडल भी मानने लगते हैं अपने माँ बाप को, मतलब रिजॉल्व होने लगता है इसी स्टेज में, लेकिन एंड में। एंड लेटेंसी में होता है 6 से 12, प्यूबर्टी मैंने इसलिए लिख रखा है 12 मान लीजिए आप। नो स्पेसिफिक जोन, इसमें कोई स्पेसिफिक जोन नहीं है। सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि इसमें बच्चा बिजी हो जाता है पढ़ाई लिखाई में, स्कूलिंग में, तो सारा चीज़ उसका छुप जाता है, हाइड हो जाता है। फिर उसके बाद जेनाइटल स्टेज जिसमें जो छुपा होता है लेटेंसी स्टेज में, ये धीरे धीरे ये दिखने लगता है, और ये दिखता है तो उस वक्त जब दिखता है तो ये उस वक्त माँ और पापा के प्रति नहीं, अगर वो लड़का लड़की है तो ठीक ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होने लगता है। ये प्यूबर्टी से लेके आगे तक चलते रहता है। ये फॉर्मिंग मैच्योर रिलेशनशिप, बच्चे मैच्योर फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देते हैं, सोसाइटी में सबसे मिल के रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता होता है किसके साथ कैसा रिलेशन बना के रखना है। सो आगे पढ़ लेते हैं अब सारे स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा डिटेल में। सो ओरल स्टेज क्या है, द बॉडी गेट्स प्लेजर फ्रॉम सकिंग, सॉलिंग एंड बाइटिंग, चूइंग, ठीक है। बच्चे को किससे प्लेजर मिलता है, सकिंग में दूध पीता है, सॉलिंग कुछ निकल जाता है, चॉकलेट दीजिएगा और सीधा निकल जाएगा, वो बाइटिंग नेल बाइटिंग करता है, ये दांत से काटने लगता है, किसी इंसान को काटने लगता है, मम्मी पापा को काटने लगता है, कुछ चबाने लगता है, कपड़ा चबाने लगता है, लाइक इससे उसको बहुत खुशी मिलता है, अच्छा लगता है उसको। ओके, इफ द चाइल्ड्स नीड्स आर ओवर सेटिस्फाइड और अंडर सेटिस्फाइड, फिक्सेशन में अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है, जैसे अब दूध पिला रहे तो उसको बहुत लंबा टाइम तक दूध पिला रहे हैं, या फिर दूध बहुत कम एज में छोड़ा दिया, तो भी फिक्सेशन होगा। अडल्ट बिहेवियर्स ड्यू टू ओरल फिक्सेशन, अब कोई अडल्ट है और उसका बचपन में ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो गया है, तो वो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेगा आपको, स्मोकिंग करेगा वो आदमी, नेल बाइटिंग करेगा मीन्स नाखून को चबाएगा अपने दांतों से, थंब सकिंग अपने अंगूठे को चूसेगा वो, एंड ओवर ईटिंग बहुत खाना खाएगा वो, एंड च्यूइंग पेन पेंसिल जो भी मिलेगा उसको चबाने लगता है वो, अडल्ट होने के बाद ये दिखता है ये, एंड टॉकिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बात करता है वो। ओके, एंड नेक्स्ट है एनल स्टेज, उससे पहले मैं आ रही हूँ किचन में से। सो नेक्स्ट है हमारा एनल स्टेज, प्लेजर कम्स फ्रॉम कंट्रोलिंग बाउल्स मूवमेंट। कितने बच्चे को देखा होगा आपने टॉयलेट कंट्रोल करते हैं, ये एनल स्टेज में होता है। कोई बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई बहुत कम करते हैं, कोई अगर बाउल कंट्रोल नहीं करते तो कोई बच्चा सुसु कंट्रोल करने लगता है। सुसु या बाउल, ये दोनों ही रिलेटेड है एनल स्टेज से।
तो बच्चे में अगर दोनों में से कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है, ये एनल स्टेज में ही होता है। आपने नोटिस किया होगा ये बच्चा एनल स्टेज में मीन्स 1.5 साल क्रॉस कर चुका होता है वो बच्चा, 1.5 से 3 साल तक ये स्टार्ट हो जाता है, ये एनल स्टेज इस बीच में रहता है। सो बाउल कंट्रोल करना या सुसु कंट्रोल करना, ये होता है इसमें एनल स्टेज में, ठीक है। और इसको प्लेजर कम्स फ्रॉम कंट्रोलिंग बाउल मूवमेंट, इसको खुशी मिलता है कंट्रोल करके। मेन एक्टिविटी टॉयलेट ट्रेनिंग, इसमें इस स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है। वेरी स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, very strict toilet training, child becomes overly neat, perfectionist and stubborn। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे ना तो बच्चे कैसे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा साफ सफाई वाले, परफेक्शनिस्ट, उसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता है। ये आप अडल्ट होने के बाद ना उस बच्चे में देख सकते हो, उसके बिहेवियर से पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का बचपन कैसा रहा होगा। और स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी होते हैं, वैसे बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं बड़े होने के बाद भी। इसको बोला जाता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है रिटेंटिव पर्सनालिटी, जिसमें स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग होता है। रिटेंटिव पर्सनालिटी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये किसका पार्ट है, रिटेंटिव पर्सनालिटी, तो आप इसको बोल सकते हैं ये सेकंड एनल स्टेज का पार्ट है और ये स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से आता है। एंड इसी में है वेरी लीनियंट, मीन्स बहुत ही नरमी से, आराम आराम से, ओके, वेरी लीनियंट टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें चाइल्ड बिकम्स मेसी, केयरलेस, डिसऑर्गेनाइज्ड, कॉल्ड एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी। इसमें बच्चे लोग को आराम आराम से टॉयलेट ट्रेनिंग, उतना फोर्स नहीं किया जाता है, दिया जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ही आराम आराम से, नरमी से। तो इसमें जो होता है बच्चे कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनेंगे, साफ, मतलब पूरा अपना जहाँ भी काम करेंगे पूरा पूरा घर बिखरा रहेगा उसका। केयरलेस रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिसऑर्गेनाइज, उतना ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं वो, हर चीज़ ग्रूम नहीं रखते हैं अपने आसपास के एरिया को भी, अगर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, टाइप्स। ओके, एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटीज़ को बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा फॉलिक स्टेज। फॉलिक स्टेज का इरोजेनस जोन है क्या, जेनाइटल्स, जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था इसमें फॉलिक स्टेज के बारे में। ओके, एंड यहाँ डिटेल में है फॉलिक स्टेज। मैंने ये फॉलिक स्टेज कैसे याद किया था, यू नो, अब बहुत फ़नी चीज़ है ये, मुझे डॉक्टर ने एक दवाई लिखा था डेक्सोरेंज, उसमें फॉलिक एसिड रहता है और उस नाम से मैंने इसको याद किया था। मैं बार बार दोनों में कंफ्यूज हो जा रही थी, दोनों का साउंड एक ही है, स्पेलिंग अलग है। ओके, इसका इरोजेनस जोन है जेनाइटल्स। चिल्ड्रन बिकम क्यूरियस about their bodies and notice differences between boys and girls। बच्चे इसमें बहुत क्यूरियस हो जाते हैं अपने बॉडी को लेके इस स्टेज में, और वो नोटिस करने लगते हैं कि वो लड़का है, मैं लड़की हूँ, है ना। और इसी स्टेज में, फॉलिक स्टेज में ही, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो बॉय में होता है, लव हिज मदर, ठीक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, लड़का अपनी मम्मी को ज़्यादा लाइक करता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल लव हर फादर, लड़की अपने पापा को ज़्यादा लाइक करती है। एंड कैस्ट्रेशन एंजाइटी, ये भी फॉलिक स्टेज में ही होता है। एंड आइडेंटिफिकेशन, द चाइल्ड adopt the behavior, values and attitude of same sex parents। सो इलेक्ट्रा और ऑडिपस का कॉम्प्लेक्स का जो रिजोल्यूशन होता है वो लेटर फॉलिक स्टेज में होता है, जिसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अपने मम्मी से सीखने लगती है लड़की, और लड़का अपने पापा का कॉपी करने लगता है, उसके जैसा बनना चाहता है। सो रोल मॉडल फॉलिक स्टेज। ओके, एंड लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, इसमें सारा कुछ छुप जाता है, क्योंकि उस टाइम में बच्चा पढ़ाई स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसके वो एकेडमिक वर्क में ज़्यादा बिजी हो जाता है। सो लेटेंसी स्टेज, नो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, इसमें कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं होता है, ये छुप जाता है, इसलिए इसको लेटेंसी मतलब छुप जाना होता है, हाइड करना। द चाइल्ड सेक्सुअल एनर्जी बिकम्स रिलेटिवली इनएक्टिव, फिलहाल के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए दब गया है। इंस्टीड चिल्ड्रेन फोकस ऑन स्कूल, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज, लर्निंग, सोशल स्किल, ये सब में बिजी हो जाते हैं बच्चे।
इसीलिए इस स्टेज को लेटेंसी स्टेज कहा गया है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंडशिप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है क्या डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस और फ्रेंडशिप। सो एंड फिफ्थ है हमारा जेनाइटल स्टेज, जिसमें मैच्योर रिलेशनशिप, इट्स प्राइमरी गोल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a balanced, mature adult personality and the development of healthy other directed romantic relationships. इमोशनली मैच्योर होता है इसमें बच्चा, इसमें डेवलप करता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है बच्चा अच्छा रिलेशनशिप हर किसी के साथ। सो इमोशनली मैच्योर होता है इसमें और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, कैपेबल ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, इसको बनाने के लिए कैपेबल होता है, वो सक्षम होता है। प्रोडक्टिव इन वर्क एंड सोसाइटी, इसमें प्रोडक्टिव होता है। सो जेनाइटल स्टेज हमारा होता है 12 से ऊपर चलते रहता है ये। इसमें फुल्ली बच्चे मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं और लेटेंसी में छुप जाता है। हमने कौन कौन सा पढ़ा? ओरल में माउथ होता है, इरोजनस जोन, एंड एनल, एनल में एनस होता है जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, एंड थर्ड होता है फॉलिक जिसमें इलेक्ट्रा जेनाइटल होता है उसका इरोजनस जोन, और इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, कैस्ट्रेशन एंजाइटी, आइडेंटिफिकेशन एंड व्हाट रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का रिजोल्यूशन होता है। एंड फोर्थ में लेटेंसी, जिसमें सारा कुछ छुप जाता है, बच्चा पढ़ाई लिखाई सब कुछ सीखने में बिजी हो जाता है। जेनाइटल में फिर से सब वापस आ जाता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो कैपेबल होता है हर कुछ डिसीजन मेक करने में, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में, इमोशनली भी मैच्योर होता है, सोसाइटी में भी वो अच्छे से डील कर सकता है, वो जेनाइटल स्टेज में होता है। आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारा फ्रॉइड्स डिफेंस मैकेनिज्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? इसका डेफिनेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस मेंटल स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द ईगो टू रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम पेनफुल थॉट्स, फीलिंग्स और कन्फ्लिक्ट्स। डिफेंस मैकेनिज्म उसको बोलते हैं जो हमारा अनकॉन्शियस मेंटली जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? ईगो करता है। क्यों करता है? रिड्यूस एंजाइटी, जो भी एंजाइटी है उसको कम करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम पेनफुल थॉट्स, एंड इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, जो पेनफुल जो थॉट है या फीलिंग है, जो भी संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उससे बचाने के लिए जो टेक्निक यूज़ किया जाता है वही होता है डिफेंस मैकेनिज्म। सो कॉन्फ्लिक्ट्स किसको बोलते हैं? ईड और सुपर ईगो के बीच में। और आपने पढ़ा था इससे पहले कि ईड और सुपर ईगो के बीच ब्रिज का काम कौन करता है? ईगो करता है। ईगो को डिसीजन मेकर भी कहते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स ईड वर्सेस सुपर ईगो, एंजाइटी होता है, और ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म कौन यूज करता है? ईगो। सो डिफेंस मैकेनिज्म्स वर्क अनकॉन्शियसली, द पर्सन यूजुअली डजंट रियलाइज दे आर यूजिंग देम। तो आदमी को पता ही नहीं चलता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंसान जब किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ता है तो वो उस समय, एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्या, जिसको कोई आदमी पसंद नहीं करता है, कोई इंसल्ट कर रहा है आपको, बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है, तो उस टाइम में आदमी, हर इंसान जाने या अनजाने में डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता ही करता है, इसको पता ही नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली होता है। और ये इसका करता कौन है? ये ईगो करता है। सो डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। और टाइप पढ़ते हैं, कितने टाइप्स का है? बहुत सारे टाइप का है, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिख रखा है इसमें। एग्जाम्पल, यू फेल एन एग्ज़ाम, अगर मैं फेल हो गई एग्ज़ाम में तो मेरा ईड जो है वो ईड क्या बोलेगा? खुद पे बहुत गुस्सा, आई एम एंग्री, बहुत गुस्सा। और सुपर ईगो क्या बोलेगा? यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। सुपर ईगो तो अलग ही ज्ञान देगा वो, और हार्ड वर्क करो, अगली बार, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, ठीक है। और ईगो क्या बोलेगा? ईगो बीच का रास्ता चूज करता है, उसी को बोलता है डिफेंस मैकेनिज्म। टू रिड्यूस एंजाइटी,
इट मे यूज़ आर डिफेंस मैकेनिज्म सच एज रेशनलाइजेशन। ठीक है, ईगो क्या यूज़ कर रहा है इस एंजाइटी को कम करने के लिए। जो एम्बैरेसिंग फील हो रहा है एग्ज़ाम में फेल होने का, इट ने तो अलग ही ज्ञान दे दिया। गुस्सा है वो, सुपर ईगो ज्ञान दे रहा है, कोई बात नहीं आगे कर लेना, और ईगो बता रहा है रेशनलाइजेशन यूज़ कर रहा है ये। जैसे द एग्ज़ाम वॉज अनफेयर, एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं था, बहुत हार्ड आया था पेपर इस बार, सबका ऐसा ही हुआ। ये होता है रेशनलाइजेशन। आपने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं ना, जब वो क्या था, लोमड़ी था ना कहानी में, अंगूर नहीं तोड़ पाता है तो वो क्या यूज़ करता है, ये रेशनलाइजेशन, जिसमें वो कहता है कि अंगूर ही खट्टा है। ये नहीं बोला कि हम नहीं पहुंच पाए हैं, अंगूर नहीं तोड़ पाए हम, अंगूर ही खट्टा है। तो रेशनलाइजेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, सो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे बहुत सारे टाइप का मैंने लिख रखा है। सो रिप्रेजेंट, डिनायल, प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा है ना, अपना गुस्सा दूसरे पे थोपना, सेफ जगह पे थोपना। रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन, देखिए रेशनलाइजेशन यहाँ भी है। एंड रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करता है ना इंसान, जैसे मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई रिश्तेदार है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी फेक अपोजिट फीलिंग दिखाएगा कि ओ आई केयर फॉर यू, आई रियली, आई एम अ वेरी गुड वेल विशर, ये दिखाता है आदमी, ठीक उसका अपोजिट फीलिंग शो करता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। एंड सब्लिमेशन एंड नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, कॉपी अदर्स एंड इंट्रोजेक्शन, कॉम्पेंसेशन, अनडूइंग, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अवॉइड फीलिंग्स by focusing on logic, and isolation of affect, recall an event without its emotion। इसका एक एक करके अगर इसको समझे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा ये थ्योरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, लास्ट में इसको देख लेते हैं। मेथड क्या है साइको एनालिसिस का, किस मेथड से पता चलता है। तो इसमें इन्होंने बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पैराप्रैक्सिस, एंड फोर्थ में है केस स्टडी। ये फोर्थ मेथड है जिसके थ्रू टेस्ट होता है। सो फ्री एसोसिएशन क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पेशेंट्स स्पीक अलाउड वेदर whenever thoughts, memories और feelings come to mind without filtering। बिना कोई छेड़छाड़ किए जो भी थॉट्स हमारे मन में आ रहा है उसको बताना फ्री होके, इसी को बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। ड्रीम एनालिसिस क्या होता है, फ्रॉइड कॉल्ड ड्रीम्स द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। इन्होंने ड्रीम को बोला है रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का रॉयल रोड है हमारा ड्रीम्स। एनालाइजिंग बोथ द obvious कंटेंट एंड द हिडन साइकोलॉजिकल बेसिस। सपने में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं ना, वो हमारा हिडन, छुपा हुआ हमारा अनकॉन्शियस डिज़ायर होता है, बेसिस होता है, इसी को बोलते हैं ड्रीम एनालिसिस। एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या ऑफ पैराप्रेक्सिस मीन्स अभिव्यक्त विकार। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज फ्रूडियन स्लीप। मैंने बताया था फ्रूडियन स्लीप, टंग स्लीप, लिप स्लीप, ये वही है कि कुछ भी बिना वजह का नहीं होता है, हर एक्शन के पीछे साइकोलॉजिकल कॉज होता है, यही है। दीज आर एक्सीडेंटल स्पीच एरोज, स्पीच एरर बिलीव टू रिवील हिडन थॉट। जो एक्सीडेंटल जो स्पीच एरर होता है ना, गलती से मुंह से निकल जाता है, वो होता है हमारा हिडन थॉट को रिवील करता है ये बिहेवियर हमारा। एंड केस स्टडी मैंने सिर्फ यहाँ पर डेप्थ लिख रखा है, क्योंकि केस स्टडी में हम लोग पूरा डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं। किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसकी पूरा फैमिली का बैकग्राउंड, उसका जेनेटिक, उसका बॉडी का अभी का कंडीशन, उसका फ्रेंड सर्कल, वो पूरे दिन क्या करता है, उसका सारा एक्टिविटी, ये होता है केस स्टडी।
एंड इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, focused on exploring the unconscious mind to assess these hidden thoughts. He developed psychoanalysis. Psychoanalysis इसीलिए डेवलप हुआ है कि जो भी हिडन थॉट्स या हमारा डिज़ायर है, हमारा विशेस है, उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि उसका कॉज, फिजिकल कॉज आदमी बीमार पड़ने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने क्यों साइको एनालिसिस थ्योरी दिया था, क्योंकि उनके पास पेशेंट्स ऐसा आते थे जो बताते थे फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर का जब फाइंडिंग करते थे, टेस्ट करते थे, उसमें कुछ नहीं आता था। तो इस कॉज को जानने के लिए ही इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी डेवलप किया। सो एग्जाम्पल है फ्रॉइडियन स्लीप। अवचेतन मन मीन्स अनकॉन्शियस मन जो है हमारा, बोलते समय ऐसी गलती जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन की छिपी हुई इच्छा, भावना या विचार अनजाने में बाहर बाहर आ जाती है, यही होता है फ्रॉइडियन स्लीप। एंड द लास्ट इज अ स्टूडेंट वांट्स टू से आई एम हैप्पी टू बी इन दिस क्लास। अब एक स्टूडेंट है, वो बोलना चाह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ इस क्लास में, ठीक है, बट सेज आई एम हैप्पी दिस क्लास इज़ ओवर, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है कि बहुत खुश हैं हम कि ये क्लास ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये गलती से नहीं हुआ है, इसी को बोलते हैं फ्रॉइडियन स्लीप। वो चाह रहा था क्लास ख़त्म हो जाए जल्दी से, लेकिन उसको दिखाना भी नहीं है कि ये क्लास मुझे पसंद नहीं है, ये क्लास जल्दी ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो ये ऐसा मन में सोच रहा था, लेकिन बोलना कुछ और चाह रहा था, तो जल्दी जल्दी में ऐसा बोल दिया उसने। या दो थॉट एक ही साथ चल रहा था, अंदर और बाहर, तो ये जो अंदर चल रहा था वही एक्सप्रेस हो गया। ऐसा हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, आप कंपेयर कर सकते हैं खुद से। सो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है फ्रॉइडियन स्लीप, क्या होता है? इसका रीज़न है पहला थकान, फिर ध्यान भटकना, जल्दी बोलना, अनकॉन्शियस विशेस, अवचेतन मन की चाह, अनकॉन्शियस विशेस, फीलिंग, अनकॉन्शियस फीलिंग, भावना हमारा, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स और थॉट्स एट्सेट्रा। कन्फ्लिक्ट्स मीन्स द्वंद्व, मैंने कन्फ्लिक्ट्स को समझा रखा है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये फुल डिटेल्स था साइकोलॉजी का, सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी के बारे में, और मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, सिर्फ फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है। और नेक्स्ट वीडियो में वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे या एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बाहर काम हो रहा है, सो हो रहा है। थैंक यू सो मच।